Good morning, all of you. RS Degree College Maniamu classes DLED second semester. आज हम चर्चा करेंगे वैदिक शिक्षा प्रणाली तथा बौद्ध शिक्षा प्रणाली में अंतर। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड बौद्धिस्ट एजुकेशंस। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जो अंतर हैं और उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन में क्या अंतर थे, दोनों में क्या कंपैरिजन था, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वैदिक काल में क्या था, वैदिक शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना था। जो वैदिक शिक्षा का जो लक्ष्य था वो क्या था, मोक्ष की प्राप्ति को करना था। ठीक है, पर बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य निर्माण प्राप्त करना था। जो बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य था वो क्या था, निर्माण को प्राप्त करना था। ठीक है, बात करते हैं वैदिक काल में क्या था। इस काल में शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 8 वर्ष थी। ठीक है, इसमें भी प्रारंभिक शिक्षा 8 वर्ष थी। दोनों एक सी समानताएं हैं, है ना। और फिर बात करते हैं शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। किसमें, वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रारंभ होता था वो किससे होता था, उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन संस्कार जैसे कि हमने आपको बताया था, इसमें बालक जो है अपना सिर के बाल जो है साफ करवाते हैं, तो ये उपनयन संस्कार के तहत आता है। तो उपनयन संस्कार करवाता था। इसी प्रकार से बौद्ध शिक्षा में भी इसमें शिक्षा का प्रारंभ प्रवज्या संस्कार से होता था। इसमें भी जो उपनयन संस्कार किससे होता था, प्रवज्या संस्कार से। ठीक है, तो पवजा संस्कार से होता था। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें शिष्य की दिनचर्या भिक्षाटन से प्रारंभ होती थी। मतलब भिक्षा को मांग कर, है ना, उससे अपना पेट का भरण पोषण होता था। तो ये जो दिनचर्या है भिक्षाटन से प्राप्त होती थी। तो भिक्षा को मांग कर ही ये लोग अपना भोजन ग्रहण करते थे। ठीक है, इसमें भी यही होता था, मतलब यही इसमें भी यही सेम प्रक्रिया थी। ठीक, बात करते हैं इसमें गुरु का स्थान सर्वोपरि था। ठीक है, इसमें जो गुरु का स्थान था वो क्या था, सर्वोपरि था। यह भी समान है। इसमें क्या था, बौद्ध भिक्षु, यहाँ इसमें गुरु नहीं है, यहाँ बौद्ध भिक्षु हैं। तो यहाँ बौद्ध शिक्षा में बौद्ध भिक्षु को ही गुरु माना जाता था। ठीक है, तो यह भी एक समान था। इसमें भी मतलब बौद्ध भिक्षु का स्थान ही सर्वोपरि माना जाता था। और बात करते हैं शिक्षा के 2 स्तर थे, प्राथमिक और उच्च। ठीक है, शिक्षा के इसमें कौन से थे, 2 स्तर थे, प्राथमिक शिक्षा और उच्च स्तर की शिक्षा। और इसमें भी सेम यही था। इसमें भी शिक्षा के 2 स्तर थे। जैसे वैसे हैं तो 2 स्तर, लेकिन इसमें 3 स्तर दिखाए गए थे। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा, बौद्ध उच्च शिक्षा और बौद्ध शिक्षा बताया था पिछली कक्षाओं में। लेकिन जो मुख्यतः हैं वो 2 ही हैं, इसलिए हम आपको बता चल रहे हैं कि इसमें मुख्यतः जो हैं वो 2 ही हैं, लेकिन इसमें बताए तो 3 गए हैं, जैसे कि अब आपको पिछली कक्षा में बता चुके हैं। इसलिए आप लोग डाउटफुल ना हो, इसमें जो मुख्यतः हैं वो 2 ही हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तक तो हमने समानताओं के बारे में बात की थी कि वैदिक शिक्षा प्रणाली और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में क्या क्या समानताएं थी। अब हम बात करते हैं असमानताओं के बारे में। ठीक है, तो असमानताएं कौन कौन सी थी उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका उद्देश्य नहीं था। मतलब जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी इसमें क्या था, ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका जो मुख्य उद्देश्य नहीं था। लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में क्या था, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। मुख्य मतलब एम था। ठीक है, अब बात करते हैं गुरु का वर्चस्व था। इसमें जो वैदिक कालीन शिक्षा में क्या था, गुरु का वर्चस्व था। इसमें क्या था, संघ का वर्चस्व होता था। ठीक है, तो भी संघ के लोग होते थे, उनको वर्चस्व होता था। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की शिक्षा परिवार प्रधान थी। यहाँ की जो शिक्षा थी वो परिवार प्रधान शिक्षा थी। यहाँ की शिक्षा समुदाय, यानी यहाँ जो शिक्षा है सभी को लेकर, ठीक है, एक समुदाय को लेकर ये शिक्षा प्रदान थी। ठीक है, यहाँ है वैदिक काल में जीवन सादगीपूर्ण था। वैदिक काल में क्या था, जीवन जो है सादा और सादगीपूर्ण था। और लेकिन बौद्धकालीन में क्या था, जीवन कालांतर में विलासता की ओर अग्रसर हो गया था। मतलब जो जीवन है वो कालांतर की ओर विलासता में अग्रसर हो गया था। चलिए बात करते हैं समापवर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता था। किसमें, वैदिक काल में समापवर्तन संस्कार होता था। मतलब शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद जब बालक की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उसे समापवर्तन संस्कार बोलते हैं। तो समापवर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाता था।
लेकिन बौद्ध शिक्षा में क्या था, उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। अगर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर ली तो आजीवन क्या था, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था, मतलब शादी वादी नहीं की जाती थी इसमें, और हमेशा मतलब ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। किसमें, बौद्धकालीन शिक्षा में। चलिए अब बात करते हैं, गुरुकुल में साथ रहना अनुमेय नहीं था। यहाँ जो वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुकुल में सभी को साथ रहना अनुमेय नहीं था, लेकिन बौद्ध कालीन में क्या था, संघ में पुरुष या स्त्री साथ साथ रहते थे। ठीक है, अब बात करते हैं, शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। जो शिक्षा का माध्यम था क्या था, संस्कृत भाषा, और यहाँ शिक्षा का माध्यम क्या, पाली भाषा था, पाली भाषा या जनभाषा थी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, शिक्षा जाति पर आधारित थी। यहाँ क्या थी, शिक्षा ही जाति पर, हमने आपको बताया था यहाँ वैदिक कालीन में शिक्षा जाति पर आधारित थी। यह शिक्षा धर्म से परे थी। यह शिक्षा मतलब जाति पर आधारित नहीं थी, कहने का मतलब ये शिक्षा धर्म से परे थी, ये जाति पे आधारित नहीं थी। ठीक है, यहाँ सभी को जन शिक्षा का आधार था। यहाँ पर बात करती है, गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त होता था। जो वैदिक काल में जो गुरुकुल है वो नियंत्रण से मुक्त होता था, मतलब कंट्रोल से मुक्त होता था, लेकिन विद्यालय पर संघ का नियंत्रण था। जो विद्यालय हैं बौद्ध कालीन के विद्यालय पर संघ का नियंत्रण था। तो चलिए आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक को लेते हुए नेक्स्ट डे चर्चा करते हैं। थैंक यू।